नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त के शंकर सौम्य और आज मैं हूं साहित्य आज तक में। साहित्य आज तक का आज दूसरा दिन और हम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हैं। हमारे प्रकाशन में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसका नाम है अंतराल। अंतराल जिसमें है बहुत सारी कविताएं और वे कविताएं जिनकी कलम से निकली हैं। अंजना जी आज हमारे साथ हैं। अंजना जी से बातें करेंगे बहुत सारी और उनके लेखन के जो पहलू हैं और उनके जो जीवन की लेखन के संबंध में जो उनके और रुचिकर बातें हैं वो सब आपके सामने लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। साहित्य आज तक में धन्यवाद। और कुछ सवालों की ये सूची है मेरे पास जो मैं भी आपसे जानना चाहता हूँ और हमारे जो बहुत सारे मित्र देख रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि नॉर्मली जब हम आपका नाम सुनते हैं तो हमें पता लगता है कि अंजना जी जो हैं एक कवयित्री हैं और मौसम विभाग में वे कार्यरत हैं और कविता के क्षेत्र में बहुत सारा काम कर रही हैं। लेकिन आपकी नज़र से अंजना मन्हास कौन है? आपको क्या लगता है? अंजना मन्हास शुरू से एक नारी का रूप है। जैसे मैं छोटी थी तो मुझे अपना बचपन बहुत अच्छा लगता था। मैं स्कूल जाने लगी तो मुझे स्कूल गोइंग गर्ल बहुत अच्छी लगती थी। फिर मैं बड़ी हुई तो मैं जिस भी नारी के जिस भी रूप में आई हूँ मुझे वो जैसे कहते हैं ना कि पुराना समय अच्छा था, नहीं, वर्तमान समय मुझे बहुत भाया है और मैं गर्व महसूस करती हूँ जिस भी समय से मैं गुज़र रही हूँ। आज मैं 50 वर्ष पूरे कर चुकी हूँ तो मुझे आज अपने इस आयु पर अपने ऑफिस में काम करते टाइम माँ बनने पर, पत्नी बनने पर हर एक स्टेज पर गर्व है। बहुत बढ़िया। और ये जो लिखने का जो आपका सिलसिला है, क्योंकि अभी तो आपने एक पुस्तक आपकी आ गई है और भी इसके अलावा अनेक आपने कविताएं रचनाएं लिखी हैं, लेकिन जब पहली रचना लिखी तो क्या मन में चल रहा था? ऐसी कौन सी घटना थी जिसकी वजह से कविता लिखने की ओर आपने कदम बढ़ाया? मुझे याद है मैं 4th क्लास में थी तो उस टाइम कविता पढ़ना जो है एक बच्चों को दिया जाता है कंपटीशन में। अभी भी मुझे वो याद है कि राष्ट्रपति को झाड़ू का उपहार। तो मैं स्कूल में थी 4th में तो उस टाइम भी मुझे प्राइज़ मिला था। तो मुझे लगा मेरे अंदर बोलने की क्षमता है। धीरे धीरे फेयरवेल के टाइम पर जैसे हम लोग फेयरवेल करते हैं, कुछ लाइनें यादगार अपनी सहेलियों के लिए लिखते हैं, तो मुझे लगा मैं जो भी लाइन लिख रही हूँ उसका लैब पर दूसरी लाइन मेरे ऑटोमेटिकली अपने आप आती जा रही है। तो धीरे धीरे ये अंदर पनपने लगा कि मैं कविताएं लिख सकती हूँ। फिर जैसे ही सरकारी नौकरी में आए, वहाँ सरकार की तरफ से हिंदी दिवस के आयोजन होने लगे और कुछ कुछ घटनाएं दिल को बहुत छू जाती हैं। फिर जब आपको कभी कोई मंच मिलता है तो आपको लगता है ठीक है, उस घटना के ऊपर जो आपने महसूस किया है अंदर से। तो मेरा जो शुरुआत है वो हिंदी दिवस के आयोजन पर कविताओं को लिखना, उसे स्टेज पे सबके सामने सुनाना और पुरस्कृत होना हर बार, तो वो मुझे हमेशा अगले साल के लिए प्रेरणा देता था कि मैं और अच्छी कविता लिखूं। बढ़िया बात। और क्योंकि आप कविताएं लिखते हैं तो अधिकतर किन विषयों पे आप कविताएं लिखते हैं? ज़्यादातर कविताएं सभी सामाजिक विषयों पर हैं, क्योंकि मैं कभी ट्रैवल करती हूँ या कभी अपने व्यक्तित्व से भी गुजरी हूँ, तो जो चीज़ें दिल में छू जाती हैं या जिनके लिए अंदर एक दर्द महसूस होता है तो वो मेरे शब्दों में बयान हो जाता है। और वो जब शुरुआत लिखना शुरू करते हैं तो सारी घटनाएं इकट्ठी होकर के एक पेज में मेरी कलम से उतरने लग जाती हैं। जी। लेखन के क्षेत्र में अब जो है ना, सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा रोल, एक बहुत बड़ी भूमिका सोशल मीडिया की आ गई है। तो आपको क्या लगता है कि अब जब हम सोशल मीडिया पे आ गए हैं, चीज़ें आसान हो गई हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो लेखन पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है? सोशल मीडिया जो आजकल की पीढ़ी है वो हमसे ज़्यादा उनका अपर हैंड है इस चीज़ में ना, क्योंकि हमें बचपन से इतना सोशल मीडिया में इतनी हमें सुविधाएं नहीं मिल पाई कि हम इसमें अच्छे से कर पाते। तो कभी कभी इसमें हमारा हाथ जो है तंग हो जाता है, हम चाहकर भी इसको बहुत जगह पर इसका प्रसारण नहीं कर पाते हैं जी। तो और ना जानकारी हम एकत्रित कर पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी अगर उस समय में सुविधाएं मिली होती तो हमारे लेखन में और ज़्यादा प्रगति हो गई होती इस वजह से ना। तो अपने आप को थोड़ा सा इसमें हम पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं।
और कई बार अपनी यंग पीढ़ी का हमें हेल्प लेनी पड़ती है कि बच्चे इसको ऐसे कैसे करना है। तो हमें लगता है कि अगर हमें वो भी नॉलेज होती तो बहुत अच्छा होता और हमारा लेखन शायद और ज़्यादा बढ़ पाता आगे ना। और अपने लेखन में आप जो आपके पाठक हैं उनको अधिकतर अब क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश मैंने जैसे बताया, मेरी सारी कविताएं सामाजिक उसके ऊपर हैं और मेरी हर कविता मतलब 90% कविताएं ऐसी हैं जो प्रॉब्लम को उजागर तो करती हैं और उसके प्रॉब्लम्स को बयान भी करती हैं, बट एंड में एक सकारात्मक सोच के साथ एंड होती हैं। तो कोई अगर प्रॉब्लम स्टार्टिंग से कविता में मेरे में आई है तो उसका समाधान मैंने अंत में दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरी कविता दिल से पढ़ते हैं या कभी उन्होंने मेरी सुनी होंगी तो प्रॉब्लम को समझिए और जो उसका समाधान, जो उसका नीचे निष्कर्ष मैंने निकाला है उसको भी, मेरी बात को समझिए उसको भी ना। बिल्कुल। और आपके पसंदीदा लेखक कौन हैं और कौन कौन सी किताबें आप पढ़ते हैं? किताबें तो देखिए, मुझे शुरू में बहुत कहानियाँ पसंद थी, कविताएं तो मुझे अपनी ही पसंद है और मुंशी प्रेमचंद, क्योंकि कई बार मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि आप एक लोकल मुंशी, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी बहुत गली गांव और एक निम्न मध्यवर्गीय परिवारों से जुड़े हैं। तो मैं भी क्योंकि उसी परिवार से हूँ तो मुझे भी उनके छोटे छोटे जो उनकी भावनाएं जो हैं अंदर घर कर जाती हैं। तो मुंशी प्रेमचंद मेरे पसंदीदा कहानीकार हैं। बहुत बढ़िया। अधिकतर देखा गया है कि लिखने के क्षेत्र में जब हम आते हैं, जब शुरुआत करते हैं, शुरुआती दौर में बहुत कम लोग अप्रिशिएट करते हैं। अधिकतर लोग यही कहते हैं कि इन सब से क्या होने वाला है। शुरुआत में ऐसा होता है और धीरे धीरे जब व्यक्ति की प्रसिद्धि बढ़ती है तो उसके हेटर्स की संख्या भी बढ़ती है। तो उस सिचुएशन में जो आपके हेटर्स हैं उनसे निपटने के लिए आप क्या करते हैं? मेरा अभी भी कभी भी कोई सामना मेरा हेटर से नहीं हुआ है। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि ये सब क्यों करते हो? नहीं, मुझे हमेशा प्रशंसा ही मिली है। मैंने जैसे आपको बताया, मौसम विभाग में मैं बहुत सालों से कविता पाठ करती हूँ। अगर मौसम विभाग में आपकी प्रतियोगिता, मतलब आप प्रथम आ गए और जो तृतीय आ गया, उसको तो दिक्कत होती होगी। हाँ, एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है, किसी ने बोला ये कविता हमने पढ़ी है, तो मेरे आंसू एकदम से निकल आए, क्योंकि वो कविता लिखते टाइम मैं इतना खुद भी रोई थी, क्योंकि जब आप कोई चीज़ महसूस करके लिखते हैं तो वो दर्द यहाँ महसूस होता है। तो मुझे लगा कि मैंने तो उसका एक एक शब्द, कोई कहानी देखा नहीं, कुछ नहीं करा। तो वो हाँ, एक बार कभी ऐसा आया था, पर अदरवाइज़ मेरे को कभी भी हेटर से सामना ऐसा हुआ नहीं है। उसे कैसे निपटा जाएगा जब आएंगे, जब क्या सिचुएशन होगी, वो मैं तभी बता सकती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अंत में चलते चलते हमारे जो दोस्त हमें देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है, मैंने भी सोचा था पहले कि मन में कविता की लाइनें आती थी और सोचती थी अब लिखूंगी, फिर 2-4 दिन के बाद वो हम भूल जाते थे। तो जब भी आपका कुछ लिखने का, बोलने का मन करे, आप कलम उठाइए, कागज़ उठाइए और लिख डालिए। 2 दिन के बाद ना वो भावनाएं अंदर रहती हैं, ना वो शब्द अंदर रहते हैं कि जिसको आप लिखना चाहते थे। तो कभी कोई शुरुआत में मैंने भी ऐसी गलतियां की हैं। जब आपका मन करे, जो आपके अंदर उजागर हो चुका है, उसको आप कलम से उतार दीजिए, ताकि 2 लाइन कब 4 बन जाएं, वो 4 कब कविता का रूप ले लें। तो आप फिर इसका संग्रह करके लिख डालिए आप ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक जापानी कहावत है साथियों कि मीलों लंबे सफ़र की शुरुआत पहले कदम से होती है, और जब आप किताब लिखने की यात्रा पे होते हैं तो उसकी शुरुआत पहले अक्षर से होती है। तो पहला अक्षर लिखिए और धीरे धीरे वो यात्रा पूरी होगी। हम बात कर रहे थे अंजना जी से, और अंजना जी से बात करते करते बहुत सारी उनके जीवन की रोचक बातों पर तक हम पहुँचे। तो ये बातचीत कैसी लगी है, ये आप कमेंट करके हम तक पहुंचा सकते हैं अपनी बात। और कोई विचार हैं आपके या कुछ सलाह देना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर बांटिएगा। फिर मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।